एवं वार्ड नंबर 18 के सदस्य जिला पंचायत श्रीमती ज्योति रावत जी और हमारी बहुजन समाज पार्टी के आगरा मंडल के कोऑर्डिनेटर श्री दाराजी आजाद जी की धर्मपत्नी श्रीमती मीना देवी जी से मैं आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आए और हमारी मुख्य अतिथि का पुष्पमाल्यार्पण स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती कल्पना मिश्रा जी का। श्रीमती कल्पना मिश्रा जी, कल्पना मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल्पना मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल्पना मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल्पना मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल्पना मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री कल्पना मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री कल्पना मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री कल्पना मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री कल्पना मिश्रा जी निवेदन है कि वे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी बहनों से निवेदन है कि वे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, शांति बनाए रखें। सभी बैठ जाएंगे। सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर सभी बैठ जाएं। मेरा अनुरोध है सभी से, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, शांति बनाए रखें। हमारे विधायक श्री राजकुमार रावत जी की धर्मपत्नी श्रीमती विमलेश रावत जी ब्लॉक प्रमुख राया से आग्रह करती हूँ कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमती कल्पना मिश्रा जी को शंख भेंट कर उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। मेरा हमारे यहाँ की मुख्य अतिथि श्रीमती कल्पना मिश्रा जी से विनम्र आग्रह है कि वे इस विजय शंख से शंखनाद करें। हमारे गोवर्धन धाम से, गिरिराज धरण की पावन भूमि से, मथुरा वृंदावन की पवित्र धरा से शंखनाद करें, जिससे कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये संदेश चला जाए। ये संविधान सूचक है 2022 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का, हमारी बहन कुमारी मायावती जी के फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का और बहुजन समाज पार्टी के विजयश्री का ये संविधान सूचक है समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधर्म के भारतीय जनता पार्टी के नाश का। अब मैं आग्रह करती हूँ
श्रीमती विमलेश रावत जी से कि वे हमारी मुख्य अतिथि को श्री गणेश जी की उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ। जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 से ये अनुरोध करती हूँ कि वे कुछ भेंट कर हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत करें, सम्मान करें। श्रीमती बीना सिंह से मैं आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आकर हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत करें। श्रीमती रेणु जिला संयोजक हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। मैं आग्रह करती हूँ हमारे आगरा मंडल के कोऑर्डिनेटर श्री दारा सिंह आजाद जी की धर्मपत्नी श्रीमती लीना देवी जी से कि वे हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती कल्पना मिश्रा जी का हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी भेंट कर सम्मान करें, उनका अभिनंदन व्यक्त करें। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। श्रीमती ज्योति रावत सदस्य जिला पंचायत अब हमारी मुख्य अतिथि का स्टॉल बनाकर स्वागत कर रही है। जोरदार तालियां। और दिनेश रावत ब्लॉक प्रमुख छाया, जोरदार तालियां के साथ स्वागत कीजिए। श्री कपिल मिश्रा जी और श्री नकुल दुबे जी का स्टॉल बनाकर स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जोरदार स्वागत कीजिए श्री कपिल मिश्रा जी का, श्री नकुल दुबे जी का। जिला कमेटी की तरफ से उनका स्वागत स्टॉल बनाकर हेमेंद्र कुमार जी करेंगे। जिलाध्यक्ष हेमेंद्र कुमार जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री कपिल मिश्रा जी, श्री नकुल दुबे जी का। जिला कमेटी द्वारा श्री हेमेंद्र मिश्रा जी द्वारा बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। जोरदार से बोलिए। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बहन कुमारी मायावती। अब 10,000 ब्राह्मण समाज की तरफ से हेमलता पाठक, मंजू पाठक जी, उषा पाठक जी, रेखा पाठक जी एवं समस्त मित्र मंडली हमारे यहाँ से मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत करेंगे। दिक्कत नहीं
पहले दुपट्टा पहनो, पहले ढक्कन में शांति बनाए रखेंगे सभी। जोरदार स्वागत कीजिए तालियों के साथ। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। श्रीमती तारा शर्मा और श्रीमती प्रभा लखनौदार जी स्वागत करते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि का तालियों के साथ जोरदार स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि का। श्रीमती सीता भाटी, श्रीमती तारा शर्मा पूर्व प्रत्याशी वार्ड नंबर 17, श्रीमती चंद्रवती शर्मा, श्रीमती प्रभा देवी लंबरदार। आज नारी सशक्तिकरण का दिन है, आज नारी का दिन है। बहुजन समाज पार्टी जोरदार बोलिए, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी। मेरे साथ बोलिए, बहुजन समाज पार्टी। अब मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती कल्पना मिश्रा जी से ये विनती है, आग्रह है, अब मैं आग्रह करती हूँ श्रीमती स्वाति शुक्ला जी से कि वे मंच पर आकर हम सभी का उत्साहवर्धन करें, उद्बोधन करें। श्रीमती स्वाति शुक्ला जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारी मार्गदर्शिका श्रीमती कल्पना मिश्रा जी, हमारे संरक्षक श्री नकुल दुबे जी और ये मेरे सभी सहयोगी और यहाँ पर आई हुई सभी बहनों का मैं हृदय नमन करती हूँ। आज आवाज आ रही है ना मेरी सबको? आज नारी शक्ति का यहाँ प्रदर्शन दिख रहा है मुझे, इतने लोग और इतने ही नारी शक्ति अगर संगठित होकर एकजुट होकर ये सोच ले कि हमें बहन मायावती जी का साथ लेकर अपने प्रदेश में सुशासन लाना है, तो हम ये और हमें अब कमर कस लेनी चाहिए। अपनी इस प्रदेश में जो अराजकता, दुराचार और दुर्व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, उसे खत्म करने के लिए हम सबको एकजुट होकर इसी तरह बहन मायावती जी का साथ देना है, उनका हाथ मजबूत करना है और यहाँ 5वीं बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। आप लोगों ने देखा बंगाल में बहन ममता दीदी जी का किस तरह अपमान हुआ, तो सारी नारी शक्ति एकजुट हो जाए, क्योंकि महिलाएं वो शक्ति है जो समाज को, परिवार को, सबको संचालित करती है और उसमें एक नया संचार भरती है। तो मैं आप सभी लोगों से आह्वान करना चाहूंगी कि आप सभी लोग एकजुट होकर और अपने क्षेत्र में भी जो और महिलाएं रह गई हैं, जितनी यहाँ आई हैं, उन सबका तो मैं अभिनंदन कर ही रही हूँ, जो नहीं भी आई उनको भी हमारे साथ ले लीजिए और सब एकजुट होकर बहन मायावती जी का साथ दीजिए। अब आप लोग का ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग कल्पना मिश्रा जी को सुनने आए, तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आए और आप अपने विचार। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी। अब मैं हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि
माननीय श्री कल्पना मिश्रा जी से यह आग्रह करती हूँ कि वो हमारे बीच में उपस्थित सभी महिला प्रबुद्धजनों का अपने आशावादी एवं प्रेरणादायक विचारों से मार्गदर्शन करें, ज्ञानवर्धन करें। वे हमारा ऐसा मार्गदर्शन करें कि जिससे कि हमारी बहुजन समाज पार्टी 2022 में विजयश्री को प्राप्त करे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री कल्पना मिश्रा जी का। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी मुख्य अतिथि का। यहाँ पर उपस्थित सभी महिलाओं जो कि हमारी समकक्ष भी होंगी, हमसे बुजुर्ग भी होंगी, माताओं को मेरा सादर प्रणाम है और महिलाओं को हमारा नमन है और आपका लोगों का बहुत स्वागत है। जो हमारे आयोजक हैं, आयोजक करता है, उन सभी को हमारा प्रणाम है और आगे आप लोग इसी तरह जुड़ते रहिए और इसमें आप आते रहिए और बहन जी के हाथ को मजबूत करना है। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की को लेकर प्रबुद्ध महिला वर्ग की संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि माननीय मिश्रा जी, सतीश मिश्रा जी पिछले 2 महीने से हर जनपद में जा जाके सर्व समाज और खास तौर से ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, एकजुट होने का काम कर रहे हैं और इसके साथ श्री नकुल दुबे कंधा से कंधा मिलाकर और उनके साथ श्री अरुण द्विवेदी जी भी बराबर उनका साथ दिए हैं और अभी तक ये साथ देते आ रहे हैं। उन सबको मेरा प्रणाम है। पत्नी होने के नाते हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उनका साथ दें, यथाशक्ति तक साथ दें और सहयोग करें। 2007 में सर्व समाज के सहयोग से, खास तौर से सभी वर्ग और ब्राह्मणों के सहयोग से जो बहन जी की बीएसपी की सरकार बनी थी, माननीय बहन जी माननीय मायावती जी को हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर बनाया था। तब हम लोगों ने उनके शासनकाल को देखा कि कितना अनुशासित था, उनका अनुशासन भी देखा और उनकी कानून व्यवस्था भी देखी और ये भी देखा कि उसमें हमारी माँ, बहन, बेटियां कितनी महफूज और सुरक्षित थी। यहाँ तक कि अगर लड़कियों को बाहर निकलने की रात में भी जरूरत पड़े तो वो निकल जाती थी, ये सोच के कि बहन माननीय मायावती जी की सरकार है, इस समय हमें इतना भरोसा है कि कोई हमारी तरफ उंगली उठा के भी नहीं देखेगा और वो अपने काम से निकल जाती थी। लेकिन वर्तमान सरकार में तो आजकल उल्टा ही हो रहा है। माँ, बहन, बेटियों के साथ ही दुराचार हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, रेप, लूट और डकैती जैसे काम हो रहे हैं जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। यहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। इससे पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें भी वहाँ तो बिल्कुल गुंडाराज था। आपने सभी ने देखा होगा कि कानून और व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त थी। विकास का जो उन्होंने काम किया था उसमें विकास के काम के नाम पे जो भी कार्य हुए थे उसमें प्रोजेक्ट बहन जी के थे और उन पे मोहर लगाने का काम समाजवादी पार्टी लोगों ने किया था। उदाहरण के तौर पे हम आपको बता सकते हैं जैसे मेट्रो का काम, एक्सप्रेसवे का काम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का भी, जो कि मूल भूमि का आवंटन से लेके बजट भी बन गया था, लेकिन आगे मोहर उन्होंने लगाई थी। इसी प्रकार से माननीय बहन जी ने काशीराम 250 एकड़ में काशीराम ग्रीन बेल्ट का पार्क बनाया, उस पर भी समाजवादी पार्टी ने आके उसका नाम चेंज कर दिया, जनेश्वर मिश्रा पार्क रखकर और उसमें उसका उद्घाटन करने का काम किया था। वर्तमान सरकार और सपा सरकार में सबसे बड़ा ये काम था कि
उन्होंने सवर्णों की नौकरियों पे रोक लगा दी थी, ब्राह्मणों की नौकरियों पे रोक लगाई थी। तो जब माननीय बहन जी अपनी सरकार में आई तो उन्होंने रोक हटाकर 10 लाख से ऊपर नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लड़कियां तो छोड़िए, ब्राह्मण नौजवान भी आजकल परेशान है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। पुलिस एनकाउंटर के नाम पर ब्राह्मणों के लड़कों को मार रही है, उनकी हत्या कर रही है। उनके माँ बाप बहन जो पीछे से हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना उनको कोई देखने वाला है। ये समझ लीजिए कि ब्राह्मणों के घर का दीपक बुझाया जा रहा है। आप उनके केस को उठा के देख सकते हैं, एक से एक बढ़ के उन्होंने एनकाउंटर कराए हैं और पीछे से कोई खबर लेने। खुशी दुबे का केस तो आपको पता ही होगा कि वो नाबालिग थी, उसकी शादी को 2 दिन हुआ था, तीसरे दिन उसको जेल भेजने का काम किया। अब उसकी कहीं कोई जमानत नहीं होने दे रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार किए जा रहे हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं, तहसील में थानों में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम तो ये आपसे कहते हैं कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको आप वो पकड़िए और पकड़ के उसको जेल में डालिए और नियमानुसार उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाए। अगर वो वास्तव में अपराधी होंगे तो उनको न्यायालय खुद सजा देगी, इसलिए सजा देगी। एक जाति विशेष के ऊपर अत्याचार की परम सीमा चल रही है। अपराधी के नाम पर ब्राह्मण परिवारों के चिरागों को बुझाया जा रहा है। यदि कोई अपराधी है तो उसको बिना सोचे समझे कहीं भी पकड़ के कहीं भी एनकाउंटर करने का काम कर रहे हैं। तहसीलों में ब्राह्मणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, माँ बहन बेटियों की हत्या हो रही है। आपको हाथरस का केस पता होगा कि दलित महिला के साथ रेप करने के बाद उसके जो हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके शव को उनके परिवारजनों को जिंदा देने का काम किया गया, उनको दिखाया करने गया। रातों रात शासन के अंदर आके उन्होंने पेट्रोल डाल के उसका क्रेमेशन कर दिया, जहाँ संस्कार भी हो गया। इसी तरह से उन्नाव का केस हुआ, अभी लेटेस्ट महोबा का केस आपको पता होगा, वहाँ भी महिलाओं के साथ इसी तरह का दुराचार किया गया। वर्तमान में सरकार में तो महंगाई परम काष्ठा पे है। हम यहाँ बैठी सभी माँ बहनों से पूछना चाहते हैं कि आजकल महंगाई देखते देखते कितनी बढ़ गई है। उन्होंने शुरू में आके उज्ज्वला गैस योजना का तो संचालन किया, लेकिन वो अब गैस भरने के लिए लोगों के पास दिक्कत हो रही है कि 400 का सिलेंडर 9 से क्या 1000 रुपये पहुँचने वाला है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए और तो और जो घर में खाने का तेल होता है वो भी 90 रुपये से अब दुगना हो गए, दुगने से भी ज़्यादा हो गए, 185 रुपये पहुँच गया। आम जनता जो कि जिसकी आमदनी कम है उनके घर में खाने को डाले पड़े हुए हैं। इस सरकार में उनको कुछ भी नहीं दिखता है कि घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। ये सरकार अखबार और टीवी न्यूज चैनलों में ही विज्ञापन के माध्यम से विकास कर रही है, जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। जो कह रहे थे कि हम देश को बेचेंगे नहीं, आज वही सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर रहे हैं। यहाँ तक कि एयरपोर्ट, एनटीपीसी, रेलवे आदि को उद्योगपतियों को, कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को कोई पूजन नहीं हुआ। रामलाला अभी तक टेंट में ही बैठे हुए हैं। ये इनकी कथनी और करनी में आप लोग फर्क साफ साफ देख सकते हैं। अभी पिछले महीने बनारस में इस सरकार ने अंध विद्यालयों को बंद कर दिया। जो दृष्टिबाधित हमारे छात्र थे उनको सड़क पे आने के लिए मजबूर कर दिया। जब उन लोगों ने अपनी आवाज उठाई तो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उनकी पिटाई भी कर दी। विकास का कार्य अगर हुआ है तो वह मायावती जी की शासनकाल में ही हुआ है। लखनऊ में चौड़ी चौड़ी सड़कें और आलीशान स्मारक तथा पार्कों का निर्माण किया गया। वहाँ पर क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पे भूल भुलैया और इमामबाड़ा घूमने के अलावा और वहाँ कोई घूमने का स्थान नहीं था। अब आज आके देखिए तो रात में भी जहाँ पे बहन जी ने विकास किया है वहाँ आसपास
भीड़ लगी रहती है, जैसे मेले का माहौल हो। लोग जाते हैं, निकलते, घूमते हैं। एयरपोर्ट से लेके वहाँ गोमती नगर तक उन्होंने कायाकल्प करने का काम किया है। जो लोग आते हैं लखनऊ को, पुराने लखनऊ को देखकर कहते हैं ये वही लखनऊ है जो अब इतना बदल गया है, इतना इसका विकास हुआ है। यही नहीं, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी जो कि विकलांगों के लिए है, जो विश्व स्तर पर वर्ल्ड फेम यूनिवर्सिटी है, जिसमें 50% लोग विकलांग में पढ़ते हैं और 50% जनरल कैटेगरी के लोग वहाँ पढ़ते हैं। वो अभी आपने केबीसी में अगर देखा होगा तो आगरा की लड़की हिमानी बुंदेला, जिसकी कि रास्ते में एक्सीडेंट से आगे चली गई है, वो बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। जब उसने इस यूनिवर्सिटी के नाम का सुना तो वो वहाँ पे एडमिशन लेके अब वो ग्रेजुएट हो गई है। उसको उसने बताया केबीसी में श्री अमिताभ बच्चन से डायरेक्ट बोला कि जितनी खुशी आज हमें आपके साथ बैठ के कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है, उतना उस समय हुआ था कि वहाँ पर 50% बच्चे जो पढ़ते हैं वो एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के नाम से फेमस है, जो कि 600 एकड़ में माननीय बहन मायावती जी ने इसको बनवाने का कार्य किया। यही नहीं, वहाँ पर जो नेशनल लॉ कॉलेज है उसमें भी माननीय बहन जी जब अपने शासनकाल में आई हैं 2007 से 12 तक, तो उसमें एशिया का बिगेस्ट सबसे बड़ा 2600 लोगों के बैठने की व्यवस्था ऐसा ऑडिटोरियम दिया कि जहाँ पे कोई भी फंक्शन करना हो वो हो सकता है, और सबसे बड़ा ऑडिटोरियम दिया। यही नहीं, हम तो लखनऊ की बात कर रहे हैं। लखनऊ के अलावा उन्होंने सभी नगरों का, शहरों का विकास किया है। जैसे अयोध्या में उन्होंने घाट बनवाए और साथ में 35 करोड़ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, जिससे कि सरयू का पानी गंदा ना हो। वहाँ पे भी जो अभी 14 कोसी परिक्रमा होती है नवंबर में, उसको 12 फुट चौड़ा करने, साथ साथ पानी पीने की और बैठने की व्यवस्था के साथ 12 फीट चौड़ी रोड की गई। घाटों का निर्माण हुआ। अब उन्हीं घाटों में जब से बीजेपी की सरकार आई है, वहाँ दिए जलाए जाते हैं। वो भी दिए किसके जलाए जाते हैं? हमारे घर के, हमारे प्रदेश के कुम्हारों के बने हाथ के नहीं जलते, बल्कि चाइना से मंगवा के वहाँ दिए जलाने का काम होता है। बहन जी ने जितने काम किए हैं उसके साथ ही, इसी के साथ साथ उन्होंने बनारस का भी विकास किया। बनारस में 125 करोड़ का सीवेज प्लांट लगाया और वहाँ पे 2-3 फ्लाईओवर दिए। आपको सबको पता होगा कि बहुत ही यातायात की वहाँ प्रॉब्लम रहती है, कंजेस्टेड शहर है, तो वहाँ फ्लाईओवर बनाए उन्होंने, घाटों का सौंदर्यीकरण कराया और उनको एक साथ जोड़ने का कि अगर आप एक घाट पे पहुँच जाए तो गंगा के किनारे किनारे आप सारे घाट घूम सकते हैं, उसका काम किया। और अभी भी ये काम 10 साल पहले हुआ था, 10 से 12 साल पहले हुआ था, लेकिन अभी भी आप वहाँ के बुनकरों से जाके बात करिए तो वो इंतजार कर रहे हैं कि कब बहन जी वापस आएंगी, तो उन्होंने जो हमको सुविधाएं मिली थी वो अब हमको फिर से मिलेंगी। हम लोगों के तो बिल्कुल धंधा चौपट होने को आ गया। ये वहाँ के बुनकरों की बोली है कि वो अभी भी वहाँ बहन जी ने उनके लिए इतना किया कि वो अभी तक बहन जी को याद कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने बिठूर में, कानपुर के पास, जो जहाँ की सीता जी का लव कुश के साथ जिंदगी उन्होंने यापन की थी, वहाँ का भी विकास किया। वहाँ सीता की रसोई, वाल्मीकि आश्रम, जितने भी उनसे स्मृति चिन्ह, सबका विकास करके उन्होंने उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया। और कन्नौज में तो हम पले बड़े हुए हैं, तो हम जानते हैं कि वहाँ का कितना विकास हुआ है। 140 करोड़ देके वहाँ पर जिला अस्पताल बनाने का, मेडिकल कॉलेज लाने का, साथ ही साथ वहाँ पे कचहरी जो कि बिल्कुल खस्ता हालत में थी, उसका अदालत बनवाई उन्होंने, बस स्टेशन बनवाया, और साथ ही साथ जो लड़कियों के लिए वहाँ पे लड़कों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं था, उसको अलग से निर्माण करने का काम किया।
सड़कें चौड़ी थी। जब हम 2009 में चुनावी रैली में पहुंचे, घर घर डोर टू डोर जाके उनसे कन्विंसिंग की, तब देखा कि हर घर के आगे अब सड़क पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया था। माननीय बहन जी मायावती जी सबसे पहले ध्यान रखती है कि महिलाओं को कितनी सुविधा हम दे सकें, जो कि महिलाओं से वो अपना ताल्लुकात भी रखती हैं, और साथ में ये भी है कि उनके लिए कितने हम सुविधा के साधन जुटा सकें। उसके लिए घर घर में नल पाइप पहुंचाने का, जो कुएं से भर के दूर से पानी लाती थी, लेकिन अब उनको ये परेशानी की दिक्कत गांव में नहीं होती है। इसी के साथ साथ वृंदावन, जहां आज हम खड़े हैं, वृंदावन में आए। वृंदावन में तो सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ का तो कायाकल्प हो गया था। इसके विकास की जिम्मेदारी माननीय मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी को दी गई थी। उनकी देख रेख में सारे काम किए गए थे। 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया। जो लोग दूर पैदल चल के जाके बस पकड़ते थे, इसलिए बस स्टेशन बनाया गया। अतिथि गृह बनाया गया। यहाँ पे फ्लाईओवर दिया गया कि जिससे कि मथुरा और वृंदावन की दूरी कम हो सके। साथ ही साथ जो यहाँ पे 15-20 कोसी परिक्रमा की जाती है, उसकी रोड ठीक करने का और वहाँ उनके पूरी सुविधा का, लाइट से लेके पानी से लेके साथ में जगह जगह बेल डलवाने का काम कराया गया, कि जिससे कि लोगों को कोई असुविधा न हो। यहाँ के लोगों ने ये भी कहा, आपने पक्की सड़क बना दी है तो हम चलेंगे कैसे, हम नहीं चल सकते। तो उनके लिए साइड बाई साइड पक्की सड़क के साथ कच्ची सड़क का भी निर्माण किया गया। यहाँ बिजली घर दिया गया, यहाँ पे विधवा आश्रम का भी निर्माण किया गया। और इसी तरह ये तो हम धार्मिक स्थलों की बात कर रहे हैं कि धार्मिक स्थलों में ये सब काम हुआ है। इसके साथ साथ प्रदेश का विकास हो तो उन्होंने नोएडा का, जो कि जाति लोग होंगे यहाँ से तो काफी पास है, उन्होंने देखा होगा उसकी रूपरेखा स्वरूप ही बदल दी। उन्होंने वहाँ पे बिजली लाने का, कितनी यूनिवर्सिटी खोली है, कितने कॉलेज बनाए हैं, साथ साथ में हॉस्पिटल बनाए, और चौड़ी चौड़ी रोड जो ग्रेटर नोएडा के नाम से जाना जाता है, वहाँ आप पहुँचिए तो लगता है कि फॉरेन कंट्री में आ गए। वो सब इसीलिए किया गया कि यहाँ पे दूसरे प्रदेश के लोग आके अपना इन्वेस्टमेंट कर सके, जिससे यूपी का विकास हो। और साथ में सिर्फ प्रदेश के लोग नहीं, हमारे भारतवर्ष के लोग नहीं, बाहर के भी लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो वो आ जाए। अभी भी लोग कहते हैं कि जो काम अधूरे छोड़ गए उसको आके बहन जी कब पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, जो विकास के कार्य के लिए सबसे जरूरी चीज होती है बिजली। उन्होंने जब वो 2007 में मुख्यमंत्री चौथी बार बनी थी, तब यहाँ पर बिजली 6000 मेगावाट थी, जिसको कहीं खपत पूरी नहीं हो सकती थी विकास के कार्यों के लिए। उन्होंने 13,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन 5 साल में करके दिखाया। और आपको जैसे अभी मैंने बताया कि माननीय मिश्रा जी हर जनपद में जो 75 जिले हैं, 74 जिले में आने के बाद आपके यहाँ भी आए थे गोवर्धन में, तो घूमने के बाद सब जगह ढूंढने के बाद जब उनका 75वां जिला था वो था लखनऊ, जिसकी की बहन मायावती जी, कुमारी मायावती जी उसकी मुख्य अतिथि थी। माननीय बहन जी ने मंच से 7 सितंबर 2021 को मंच से ये अपील की है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलकर सर्व समाज, खासतौर से ब्राह्मण के साथ अपर कास्ट और दलितों के कल्याण व हितों के लिए मान सम्मान, सुरक्षा और तरक्की, रोजी रोटी आज का पूरा उनकी सरकार में ध्यान रखा जाएगा। 2022 में अगर बहन जी आती है तो इनका ध्यान रखा जाएगा। साथ में महिलाओं की भी सुरक्षा तथा मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने उसी मन से कहा, किसी भी सरकार में किसानों को कोई सुविधा नहीं दी गई है, न उनका ध्यान रखा गया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार
जब 2007 में आई थी तो उन्होंने उनका मूल्य दुगना कर दिया, फसल का मूल्य दुगना कर दिया था। अब जब यूपी में बहुजन समाज पार्टी की 2022 में सरकार बनेगी, तब किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य भी दिया जाएगा, साथ में मूल्य उचित दिया जाएगा, साथ में ही केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर जबरन थोपे गए 3 कृषि काले कानून को भी उत्तर प्रदेश में कतई भी लागू नहीं किया जाएगा, वो उसको बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। इसी के साथ 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने पर उन्होंने ये भी बोला है कि वित्त विहीन प्रबंधकों और शिक्षकों के लिए वो तुरंत आयोग का गठन करके उनको राहत देने का काम करेंगे। बीजेपी सरकार है, आजकल वर्तमान सरकार जो बीजेपी की सरकार है, उनके लिए भी बहन जी ने मंच से बोला है, मंच से अपील की है कि जो कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी संस्कृत विद्यालयों को सरकारी धनराशि उपलब्ध न कराने के कारण जो बंदी के कगार पे हैं और उसमें 50% बंद भी हो गए, उनको जब उनकी गवर्नमेंट 2022 में आएगी सरकार तो वो उसका पूरा ध्यान रखेंगी और उचित धनराशि देकर उनको उपलब्ध करा के उन्हें पुनः संचालित करने का काम किया जाएगा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके मन में कोई भ्रम हो तो वो दूर हो सके। आप सभी लोग घर से निकलें और बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे की तरह के तले आप एकजुट हों और महिला शक्ति को पहचानने का और महिला सशक्तिकरण करने, महिला शक्ति को पहचानने की आप कोशिश करिए। अब बहुत हो चुका है कि आप लोग घर से निकलिए। भाई हम लोग भी बहुत ही तब तक तो ठीक था कि भाई घर वैसे ही बिना पूछे बताए निकल नहीं सकते, लेकिन अब आप लोग सक्षम हैं, आप लोग बाहर निकलिए, बहन जी के हाथ मजबूत करिए, उनसे जुड़िए और उनको 5वीं बार 2022 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करिए। और इसके लिए दृढ़ संकल्प करिए कि हमको माननीय बहन जी को, माननीय बहन जी हमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है, जिससे कि हमारे प्रदेश का भविष्य उज्जवल हो सके और विकास के साथ साथ हम लोगों को सुरक्षा मिल सके। बहन जी ने अपने पिछले कामों में तो इतना तो किया ही था कि कांची राम योजना, जो गरीबों के पास घर नहीं थे उनके लिए उन्होंने 20 लाख घर बना के मुफ्त में दिए। जो 1 लाख घर बनने को बाकी रह गए थे वो समाजवादी की पार्टी ने आके उसको कैंसिल कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कृषि और संपत्ति में अगर किसी के पति की डेथ हो जाती है तो महिलाओं के लिए, उनकी बेटी के लिए प्रोविजन दिया था कि उसमें उनको हक मिलेगा और साथ ही साथ गरीब सवर्णों को भी उन्होंने कृषि भूमि आवंटित करने का कार्य किया था। यही नहीं, उस समय उन्होंने जितने सरकारी वकील थे उनकी जो भी वेतन वो पाते थे उसको 10 गुना करने का काम किया था। 60,000 नौकरियां उन्होंने दी नौजवानों को। और यही नहीं, बेटी के लिए 2015 जनवरी 2009 के बाद जो बेटियां पैदा हुई हैं उनके 18 साल पूरे होने पर 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था की गई थी उनकी सरकार में। अब आप लोग इसी से अनुमान लगा लीजिए, जो उन्होंने 5 साल में इतने विकास के कार्य किए थे, अगर वो 2022 में आती है तो आपके लिए वो और ज़्यादा विकास काम करेंगी और आपको सुरक्षा प्रदान करेंगी। बहन जी ने कभी भी कोई मैनिफेस्टो नहीं जारी किया, उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता है। वो जो बोलती हैं या जो वायदा करती हैं वो वही करती हैं, यही उनका मैनिफेस्टो है। अगर उन्होंने बोला है तो वो पूरा करके दिखाएंगे, वो कभी भी कथनी करनी में फर्क नहीं करती है। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी माननीय बहन जी को 2007 की तरह जैसे सर्व समाज और खासतौर से ब्राह्मण समाज जोड़कर उनको 4थी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, उसी तरह फिर इस बार खासतौर से ब्राह्मणों समाज के लिए हम कहना चाहेंगे कि फिर से भाईचारा
आपस में भाईचारा बनाकर बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए। 2022 में आइए। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप अपने देश का, अपने घर का, अपने स्वयं का विकास देखना चाहती हैं, सुरक्षा देखना चाहती हैं कि समाज में जो यहाँ कत्लेआम चल रहा है उसको जारी रखना चाहती हैं। ये आप लोग हमको बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं? अपना विकास करना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा चाहते हैं कि ये जो अत्याचार महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं, किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी से भी बढ़ के वर्तमान सरकार में चल रहा है, तो उसका साथ देंगे? ये आप लोग बताइए, हाथ उठा के बताइए। बहन जी की सरकार कौन चाहता है? इसके लिए तो आपको एकजुट होके बहन जी के हाथों को मजबूत करना है, मजबूत करके और बीएसपी की सरकार को लाना होगा और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय पड़ोसी।